नमस्कार। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की आज से शुरुआत हो रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष की और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, उस पर भी रहेगी हमारी निगाह। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ कृति मिश्रा रहेंगी, जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाली हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से बीजेपी सांसद सुरेश पुजारी जी। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे संसद के आज के एजेंडे को लेकर सभी मेहमानों से, लेकिन संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट को दर्शाने वाला विवरण पेश करेंगी। लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए होगा पेश। राज्यसभा में आज दो विधेयक, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और तीसरा संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए होंगे पेश। चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं बजट सत्र के पहले भाग में सदन में क्या कुछ खास रहा, रिकैप के जरिए। 13 फरवरी को संसद के बजट सत्र के पहले भाग का समापन हुआ। बजट सत्र के पहले भाग में आम बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों सदनों में दिया जवाब। साथ ही पहले भाग में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूरी भी मिली। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये आपको बता देते हैं। लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2022-23 के जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण सदन में पेश करेंगी। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के संबंध में वक्तव्य देंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न और अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। साथ ही सदन में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समितियों से संबंधित कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद प्रहलाद जोशी कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद देवजी मासिंग राव पटेल कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद गणेश सिंह श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद राधा मोहन सिंह रेल संबंध स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे और सांसद राहुल कासवां परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। लोकसभा का अपडेट लेंगे। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन है। कितना महत्व रखता है ये पहला दिन?
प्रतिबिंब काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है ये। और जिस तरह से हमने बजट सत्र के पहले हिस्से को देखा था, महामहिम राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हमने लोकसभा में देखा। उसके बाद बजट जो पेश किया गया उसके ऊपर भी एक सामान्य चर्चा हमने विस्तृत तौर पर देखा, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया था और कुछ गतिरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमने रचनात्मक कार्य होते हुए पहले हिस्से में देखा था। अब इस दूसरे हिस्से में भी हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं प्रतिबिंब की इसी तरह का रचनात्मक कार्य होगा, क्योंकि पहले हिस्से में बजट पेश होने के बाद 1 महीने का ब्रेक होता है। ब्रेक में जो संसदीय समितियां होती हैं वो बजट के अलग अलग मंत्रालयों के प्रावधान के अनुदान मांगों की विस्तृत पड़ताल करती हैं, स्टडी टूर करती हैं, और वो कहीं ना कहीं वो एक महीने का ब्रेक ना होकर संसदीय समितियां उस लिहाज से काम कर रही होती हैं। और वो भी अगर हम आज के कार्यसूची को प्रतिबिंब देखें तो आप देख सकते हैं प्रश्नकाल के बाद जो पेपर लेट के तुरंत बाद जितनी संसदीय समितियों की रिपोर्ट आज टेबल होनी है वो तमाम जो है उनमें जो अनुदान की मांगों पर जो संसदीय समितियों की रिपोर्ट है वो उसमें शामिल है। तो यह बताता है कि बीते 1 महीने के ब्रेक में इन संसदीय समितियों ने किस तरह से कार्य किया है। इसी हिसाब से अगर हम कामकाज के हिसाब से देखें, चूंकि बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है जहां पर इस समय विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, तो वहां का बजट आज लोकसभा में आ रहा है। और ऐसी उम्मीद हम जता सकते हैं कि आज पहला दिन है तो जम्मू कश्मीर के उस बजट पर चर्चा होगी और उसे पारित कर लिया जाएगा। बीते दिनों हमने देखा है प्रतिबिंब की जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद और संघ शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में कानून व्यवस्था के साथ विकास कार्य तेजी से बढ़े हैं और केंद्र की योजनाएं बहुत ही प्रभावी ढंग से वहां पे लागू हुई हैं और ये अब प्रदर्शित करता है। तो इस बार के हम बजट में देखेंगे कि किस तरह के बजटीय अनुमान और बजटीय जो है प्रावधान की बात इस बजटीय जो बजट जम्मू कश्मीर का आज पेश होने लाया जाएगा उसमें किस तरह के प्रावधान की बात कही जाती है और उसमें तमाम राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं वो किस तरह की बातें रखते हैं। उसके अलावा अगर हम आज विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो वहाँ भी एक रिपीलिंग जो लॉ है वो कानून विधि मंत्रालय से जुड़ा हुआ वो लाया जा रहा है। पुराने कुछ जो कानून हैं जिनका अब कोई काम नहीं रह गया, उसमें ज़्यादातर एप्रोप्रिएशन और ऐसे तमाम जो कानून हैं जिनका अब कोई मुख्य धारा में कोई काम नहीं रह गया, तो उनको हटाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। तो ऐसी हम उम्मीद जता सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा है आज प्रतिबिंब नेता प्रतिपक्ष ने भी जो है राज्यसभा में उन्होंने बैठक ली है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां आज बना रहे हैं किस हिसाब से दूसरे हिस्से में कामकाज होगा। प्रतिबिंब जी अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर से वापस आएंगे सूरज, और इस बीच हमारे साथ एक और माननीय सांसद जुड़ गए हैं, निरंजन विशी जी, बीजेटी के राज्यसभा सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें सुरेश पुजारी जी, बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन है, कितना महत्व का मानते हैं और क्या कुछ रणनीति सत्ता पक्ष की रहने वाली है सदन के भीतर? देखिए, ऐसा है कि हर एक सत्र जो है संसद में, सभी सत्र वैसे देश के लिए, जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें गतिरोध होने से होता क्या है, जो संसद लोग चुन के आए हुए हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कभी कभी हर एक दिन का जो रूटीन कामकाज है उसमें तो 1 घंटा का प्रश्नकाल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वगैरह को लेके भी चर्चा होता है। फिर 377, आपने सही कहा, 377 के ऊपर भी एक लोकसभा में तो 20 सांसदों को कहने के लिए मौका मिलता है। फिर 0 आवर है जहां इम्पोर्टेंट मैटर्स को भी संसद लोग लाते हैं। और ये जो बजट का अधिवेशन है, अलग अधिवेशन से बजट का अधिवेशन और महत्वपूर्ण इसीलिए है कि देश का 1 साल का जो कामकाज, उसमें जो अलग अलग विभाग का जो व्यवस्था है, खर्चा करने का व्यवस्था है, अनुदान का व्यवस्था है, उसके बारे में भी बहस होगा, चर्चा होगा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो दूसरा चरण है ये बजट अधिवेशन का, उसमें कामकाज ठीक ठाक चले। और रणनीति के जो विषय आप पूछ रहे हो, रणनीति तो सभी का यही होना चाहिए कि संसद चले, ठीक ठाक चले, कामकाज ठीक ठाक हो, चर्चा हो, बहस हो, देश के जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में भी चर्चा हो
और बजट के बारे में भी चर्चा हो। और इस चरण में जो चर्चा होगा उसमें आपने सही कहा कि एक महीना जो बीच में पहला चरण और दूसरा चरण में समय मिला, उसमें हर एक डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अलग अलग विभाग का भी जो अनुदान है उसके बारे में भी चर्चा करके उनका रिपोर्ट वो लोग पेश करेंगे। उसमें मैं भी दो संसदीय समिति में हूँ। दोनों संसदीय समिति का काल या परसों उनका भी अनुदान का जो रिपोर्ट वो भी पेश होगा। उसके साथ साथ इस पे और एक इम्पोर्टेंट विषय यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 370 आर्टिकल एबोलिश होने के बाद अभी उनका भी जो अनुदान है, उनका जो दोनों केंद्रीय का जो अनुदान वगैरह है उसके बारे में भी चर्चा होगा। और उसमें शायद इसको भी रिपोर्ट आएगा कि 370 एबोलिश होने से पहले उनका उस दोनों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आर्थिक स्थिति क्या था और उसमें डेवलपमेंट काम क्या हुआ है। 377 प्री 370 और पोस्ट 370 के बारे में भी चर्चा होगा। तो मेरे को लगता है कि ये दूसरा चरण जो है संसद का वो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी विषयों पर चर्चा हो और संसद का गतिविधि जो है, कामकाज जो है वो गतिरोध ना हो, चर्चा हो, बहस हो और सबको बोलने के लिए, सबको कहने के लिए और अपना विषय रखने के लिए मौका मिले। जी, निरंजन ऋषि जी, हमने देखा कि बीजेडी के माननीय सांसद सदन के भीतर गुण दोष के आधार पर अपना व्यवहार करते हैं, पार्टी लाइन पर नहीं चलते, बल्कि सदन के भीतर जो विषय है कितना महत्वपूर्ण है उस विषय के आधार पर अपनी बात रखते हैं। अगर बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन की बात करें तो क्या कुछ बीजेडी की रणनीति रहने वाली है? हाँ, जरूर। हमारा उड़ीसा का लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी उड़ीसा के लिए स्पेशल स्टेटस का डिमांड करते आ रहे हैं कि उड़ीसा एक्चुअली पुअर स्टेट है, अनडेवलप स्टेट है। इकोनॉमिकली हमारा एरिया जो है उड़ीसा स्टेट, तो ज़्यादा ग्रांट चाहिए बजट प्रोविज़न एजुकेशन में, हेल्थ में और हमारा जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट, फार्मर्स एम्पावरमेंट। और हमारा जो वेस्टर्न उड़ीसा है, वेस्टर्न उड़ीसा केबीके के लिए जो केबीके स्पेशल प्लान था, ट्रैवल के लिए ट्रैवल सब प्लान था, शेड्यूल कास्ट सब प्लान था, ये सब के लिए बजट का ज़्यादा चाहिए हमको। संघीय व्यवस्था में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अभी चल रहा है सबके साथ सबके विकास और अमृतकाल में हमारा उड़ीसा को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उड़ीसा का डेवलपमेंट के लिए जो हमारा मुख्यमंत्री डिमांड किए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब डिमांड को बजट में रखे। रेलवे लाइन का भी अभी बहुत ज़रूरी है उड़ीसा में, न्यू रेलवे लाइन का। तो न्यू रेलवे लाइन होगा तो उड़ीसा का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और अभी फूड क्लॉथ शेल्टर, पहले लोगों को फूड क्लॉथ शेल्टर जो था उसका मौलिक दाबी, अभी एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो अभी लोगों को अच्छा एजुकेशन, हायर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। और हमारा उड़ीसा का मुख्यमंत्री जो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में मंथली 250 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं, उसके लिए भी बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फंड देना चाहिए। जी के वी प्रसाद जी, जो बजट सत्र का पहला चरण था और 1 महीने लगभग बीत गए हैं और दूसरे चरण का पहला दिन आज है। इस बीच सदन के बाहर राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ घटित हुआ है। क्या आपको लगता है कि वो घटनाएं चाहे सत्ता पक्ष की ओर से रही हों चाहे विपक्ष की ओर से रही हों, वो प्रतिबिंबित रहेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी सदन के भीतर, दोनों सदनों में? जी बिल्कुल ऐसा होगा क्योंकि जिस तरह कल कांग्रेस की तरफ से जो संकेत आए, उनके यहाँ एक करीब ये तय हो रहा है कि किस तरह से जो पिछले दिनों में जिसके संकेत आपने किया, चाहे वो राहुल गांधी के जो बयान हुए हैं, जो उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है, तमाम सारे मुद्दों पे वो अपनी रणनीति एक तरह से तय करेंगे। और आज जिसका जिक्र आपके साथी ने भी किया, जो विपक्ष के नेता, खासकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, शायद इस वक्त वहाँ चल रही होगी,
जिसमें तमाम सारे विपक्षी पार्टी अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन ऐसा मानना है कि सारी विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं है, इसको कैसे आगे है, तो शायद कांग्रेस का और बाकी सारों का जो उनका पिछला डिमांड रहा है, चाह रहे थे संयुक्त कमेटी, संसदीय कमेटी बैठे जो मुद्दे पे जो उठाते आए अदानी मुद्दे को लेकर, वो शायद उस पर अपनी अपनी बात रखेंगे, ऐसा संकेत है। बाकी थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि लेकिन अभी जो लग रहा है जो बाहर घटित हुई है घटनाएं, जिसके ऊपर कुछ आलोचना भी तीव्र हुई है, तो उसके ऊपर ज़रूर ये सदन में उसका छवि दिखेगी। जी, एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं उस पर। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगे 2022-23 को दर्शाने वाले विवरण सदन में पेश करेंगी। वित्त मंत्री साल 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सदन में पेश करने वाली हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय साल 2023-24 को दर्शाने वाला विवरण सदन में पेश करने वाली हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर के संशोधन से संबंधित अपना एक वक्तव्य देंगे। सदन में सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। साथ ही सदन में पूर्व सांसद नरेंद्र प्रधान के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। सांसद वी विजय साई रेड्डी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद विजय पाल सिंह तोमर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सांसद नरहरि अमीन रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। सांसद वी मुरलीधरन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के नाम निर्देश का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। सांसद वी मुरलीधरन लोक लेखा समिति के लिए नाम निर्देश का प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके साथ ही सांसद वी मुरलीधरन सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नाम निर्देश का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय स्थायी समिति संबंधी वक्तव्य देंगे। सदन में दिवंगत पूर्व सांसद अब्दुल समद सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, अगर बात की जाए, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन, लेकिन पहले दिन से ठीक पहले कल राज्यसभा सभापति ने विपक्ष और तमाम सांसदों के साथ मंत्रणा की। मंत्रणा से कुछ निकल कर आया कि क्या कुछ रहने वाला है सदन के भीतर? जी हाँ प्रतिबिंब, जैसा कि आपने कहा कि आज राज्यसभा के 259 सेशन के दूसरे भाग की शुरुआत हो रही है और कल ऑल पार्टी मीटिंग ली सभापति धनखड़ जी ने, जहां पर सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे और जिनके इश्यूज थे, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, सरकार के सहयोगी दल हो, सब ने अपने विषय रखे और लगातार ये चर्चा में रहा कि किस तरह से ऑपोजिशन को एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना होगा। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है कि सभापति धनखड़ जी ने कई बार ये चिंता व्यक्त की है कि क्या डिसरप्शंस राज्यसभा जो अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है, एक थिएटर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोअर लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए जिसका रेप्लिका होना चाहिए, क्या उसमें डिसरप्शंस अलाउ किए जा सकते हैं? और दूसरी बड़ी बात कि संविधान में जो अनुच्छेद 105 के तहत जो प्रिविलेज है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच राज्यसभा या लोकसभा के अंदर, क्या वो अनक्वालिफाइड है, क्या वो एब्सोल्यूट है? इस पर बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि किसी का प्रिविलेज किसी और का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ना बन जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है अभी इस वक्त देश में, जिसको लगातार सभापति धनखड़ जी ने भी आगे बढ़ाया है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो और उसके बाद सार्थक चर्चा से जो जनता के मुद्दे हैं
उनका निवारण किया जा सके, जो जनता की समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा सके। तो कल भी हमने देखा कि इन्हीं लाइंस पर चर्चा रही, जिसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि विपक्ष कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार है। आज की बात की जाए तो देखिए 267 पहले ही कई पार्टियों की तरफ से दे दिया गया है, चाहे वो सीपीआई हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीआरएस हो। लेकिन देखिए अगर सरकार की बात कही जाए तो सरकार ने भी कहा है कि हर मुद्दे पर रूल, नियम, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, चाहे वो राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो, उसके तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा कि इस सहमति के बाद जो लगातार चर्चा हो रही है विपक्ष के बीच में, सरकार के बीच में, उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है क्या वो सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और अगर हम पूरे बजट सेशन की बात करें तो तकरीबन 30 ऐसे बिल हैं जो देश हित में हैं, जो लोगों के प्रोग्रेस के लिए हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। प्रतिबिंब। कृति, अपडेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा बता रही थी कि आज का दिन बहुत ही महत्व का दिन रहने वाला है राज्यसभा के भीतर भी। सुरेश पुजारी जी, यहाँ पर मैंने अपने सहयोगी से भी पूछा था और केवी प्रसाद जी ने भी इसका उस प्रश्न का उत्तर दिया कि जो पहला चरण था बजट सत्र का और एक महीने के भीतर बहुत कुछ सदन के बाहर घटित हुआ है, उसमें एक घटना घटी है। 7 समंदर पार एक माननीय सांसद ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया, साथ ही सदन के भीतर माइक बंद करने का एक विषय उठाया। क्या वो भी परिलक्षित होगा कहीं ना कहीं आज से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें? ये देखिए, आपका ये जो प्रश्न आपने उठाया उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि मिश्रा जी ने सही रिपोर्टिंग किया कि संसद में संसद सदस्य जो हैं उनका प्रिविलेजेस जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का प्रिविलेज अनप्रिविलेज ना बन जाए। हर एक ये देखिए प्रश्नकाल है, सभी को तो मौका नहीं मिलता है, लिस्टेड होता नहीं है सभी का प्रश्न, सिर्फ 20 संसदों का प्रश्न एनलिस्टेड होता है। तो उसका ये मतलब है कि जिन लोगों को मौका मिला 20 संसदों को बोलने के लिए, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर डिसरप्शन हो गया ना, फिर एक दिन आपका जो एनलिस्टेड हुआ था, मौका आपको मिला था, वो मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। फिर हमारा जो प्रोसीजर है प्रश्नकाल में प्रश्न लाने के लिए, उसी में फिर आप प्रश्न डालोगे, उस प्रश्न का फिर सिंक्रोनाइजेशन होगा, फिर उसका लटरी होगा, फिर कौन सा स्टार्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा अनस्टार्ट क्वेश्चन होगा। और सिर्फ प्रश्न उठाना का विषय नहीं है, प्रश्नकाल का विषय नहीं है। 377 में भी 20 संसदों का एनलिस्टेड होता है लटरी के बाद। तो उनको बोलने का अगर डिसरप्शन हो गया तो चलो, उनका एक दिन का जो मौका मिला था वो तो ख़त्म हो गया। फिर शून्यकाल में भी मात्र 20 संसदों को मौका मिलता है अपना विषय रखने के लिए, इम्पोर्टेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस संबंधित विषय रखने के लिए। डिसरप्शन होने से होता क्या है, आपका जो प्रिविलेज है दूसरों का अनप्रिविलेज बनना, ये मेरे को लगता है कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। एक दूसरा विषय है, सही कहा आपने कि देश के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में क्या कहना चाहिए, बाहर क्या कहना चाहिए, अंदर क्या कहना चाहिए, विदेश में क्या कहना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक लक्षण रेखा होना चाहिए। अगर लक्षण रेखा के अंदर हम लोग ऐसा विषय उठाएंगे बाहर जाके जिसमें खुद का छवि भी खराब होगा, देश का छवि भी खराब होगा, गलत छवि देश में और देश के बाहर में करने के लिए कभी कभार जो अटरेंसेस है, मेरे को लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं जो चाहे आप बोलोगे, उसमें देश का नुकसान हो या समाज का नुकसान हो। उसके बारे में भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा संसद सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि संसद में बोलोगे क्या बोलोगे, उसका लक्षण रेखा क्या है। और डिसरप्शन तो मेरे को लगता है कि ये बीमारी बन गया है। डिसरप्शन नहीं करके आपका, लोकसभा में मैं हूँ और लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी जो ओम बिरला जी हैं, देखिए इतना मौका देते हैं संसदों को बोलने के लिए। शून्यकाल में तो 20 लोगों का एनलिस्टेड होता है, लेकिन जिनका एनलिस्ट नहीं भी हुआ है
उनको भी माननीय अध्यक्ष जी ने बार बार मौका देते हैं बोलने के लिए। तो बोलने के लिए मौका का कमी नहीं है। विषय यह है कि आप बोलना चाहोगे या डिसरप्शन करना चाहोगे। और लास्टली जो विषय है, देखिए, ये संसद के जो बजट अधिवेशन अलग बजट अधिवेशन से थोड़ा अलग है, हटके है। हटके इसीलिए है कि जी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव देश भर में हम लोग पालन कर रहे हैं। 75 साल ख़त्म हो गया देश को आज़ादी मिलते हुए। बाकी जो आगे जो 25 साल है, जिसको प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बार बार उसको उल्लेख करते हैं अमृत काल करके, ये जो बजट है अमृत काल का, ये पहला बजट है। उसमें देखिए हम लोग 1,00,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ ऐसा रेलवे में प्रावधान था। इस बार जो हुआ है 2.4 लाख करोड़। तो पूरा का पूरा देश भर में रेलवे का विस्तार हो, रोड सेक्टर में विस्तार हो, और उसके साथ साथ कृषि में विस्तार हो, सिंचाई में विस्तार हो, हेल्थ सेक्टर में विस्तार हो, एजुकेशन का एक्सपांड हो। ये पूरा का पूरा विषय जो है, ये बजट अधिवेशन में मेरे को लगता है कि अलग बजट अधिवेशन के से ये बजट अधिवेशन जो है हटके है, मोर इम्पोर्टेंट है, और देश को अमृतकाल में आगे बढ़ाने के लिए। और हमारा जो सोच है, एक समय तो नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, हम लोग विश्व अर्थनीति में हम 10 नंबर में थे, 10 नंबर पायदान में थे, और 8-9 साल में हम लोग 10 पायदान से हम लोग 5 पायदान तक ऊपर उठ चुके हैं। आगे के से 4 नंबर तक जाएंगे, 3 नंबर तक जाएंगे, 2 नंबर तक जाएंगे, और देश के दुनिया में सबसे बेहतरीन देश हम कैसे बनाएंगे, न्यू इंडिया बनाएंगे, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाएंगे, और आत्मनिर्भर इंडिया बनाएंगे। उसमें जो सोच है, उसी दिशा में मेरे को लगता है कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एमपीज ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, सब मिलके यही कोशिश होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। ना तो अपना राजनीतिक रोटी जो कभी कभार हम लोग सेकने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें देश का नुकसान करते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का भी नुकसान करते हैं। जी, निरंजन विषय जी, यहाँ पर प्रिविलेज की बात की है सुरेश पुजारी जी ने, हमने देखा भी है, और ये सभी दलों ने, सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने इस बात पर एक राय भी प्रकट की है कि सदन के भीतर किसी भी नियम के तहत विषय उठाए जाएं, लेकिन प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी, सहमति बन जाने के बावजूद भी, हम देख रहे हैं कि बार बार प्रश्नकाल बाधित होता है। प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से किसी सांसद का जो है प्रश्न सूचीबद्ध होता है प्रश्नकाल के दौरान, और अगर उसका वो समय जाया चला जाता है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाता है, तो बहुत नुकसान हो जाता है क्षेत्रीय जनता के लिए भी और निजी तौर पर उस जनप्रतिनिधि का भी। आपका क्या कहना है? एक्चुअली हम भारत के 140 करोड़ जो सिटीजन है, उसके स्वार्थ सुरक्षा के लिए, विकास के लिए हम बोलने के लिए बहुत लोकसभा में और राज्यसभा में ऑनरेबल एमपी को बोलने का मौका मिलता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जो सिटीजन है, नागरिक है, हम देश के नागरिक के लिए, विकास के लिए, उसकी समस्या को पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के माध्यम से उसको रखने के लिए, प्रसंग उपस्थापित करने के लिए हम लोग आए हैं। लोग हमको चुन के भेजे हैं, गवर्नमेंट पार्टी भेजे हैं। तो वो जो लोगों का डिमांड है, लोगों का समस्या है, लोगों का जो मांग है, उसको ठीक तरह से हम पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। और वो डायलॉग, डिमांड और डायलॉग में, डिबेट में, डिस्कशन में उसका समाधान होना चाहिए। डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। डिसरप्शन को सब पार्टी मिल के वो डायलॉग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से उसको सुलझाना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। और एक्चुअली जो देश के बहुत सारे समस्या है, फार्मर्स का समस्या है, और चासी जो 80% फार्मर्स हैं हमारे देश में, वो देश को अनाज देते हैं। उसके लिए हम बजट में सब डिमांड करना चाहिए और उसके प्रोविज़न रखना चाहिए। उसका लोन की व्यवस्था, इरिगेशन की व्यवस्था, और जैसे कि मंडी का व्यवस्था, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था, ये सब में। और अभी बड़ी सी बड़ी बात है कि 140 करोड़ लोगों में एम्प्लॉयमेंट की आवश्यक है। जैसे मिशन शक्ति है, उड़ीसा में हमारा मिशन शक्ति है, 70-80 लाख से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट आज हो रहे हैं। ऐसे
देश की 70 करोड़ से भी ज़्यादा आज महिला हैं, वो महिला का विकास होगा। वो महिला का विकास के लिए हम बजट का व्यवस्था करना चाहिए। अगर देश की महिला आगे जाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, तो हमारा देश का ये जो अमृत काल है, सबके साथ सबके विकास बोल रहे हैं, तो हमारा जो गवर्नमेंट का अभी चाहते हैं ये आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कि सबका साथ सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सब इसमें विकास में भागीदारी हो, शामिल हो। तो आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, श्रमिक हो, जो पिछड़े हैं, अवहेलित हैं, शोषित हैं, बोलते हैं हम लेबर क्लास को, टॉयलिंग मास को, श्रमिक श्रेणी को, उसके लिए भी आज हमारे समाज में श्रमिक श्रेणी, लेबर क्लास, टॉयलिंग मास वो बहुत अवहेलित है, पिछड़े हैं, शोषित हैं। उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये बजट सेशन में, जो बजट सेशन का द्वितीय सत्र है, बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका है हमारा माननीय सांसदों का। तो हम हमारे देश के विकास के लिए प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, बजट में डिमांड करेंगे, तो सबके लिए अच्छा होगा। ओपोजिशन के भी लिए अच्छा होगा, पोजीशन के लिए भी अच्छा होगा, और देश के जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा। केवी प्रसाद जी अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा को संबोधित कर रहे थे लोकसभा अध्यक्ष, और उन्होंने वहां पर अपने संबोधन में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जिक्र किया, संसदीय व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर सभी माननीय सांसदों को उनके बोलने के अधिकार का आनंद दिया जाता है। ऐसे में जब सात समंदर पार से कोई माननीय सांसद अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है तो किसका भला होता है? प्रतिबिंब जी, जो आपने बात कही, देखिए माननीय लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष ने जो बात रखी है उसका प्रसंग तो आपने खुद स्पष्ट किया, क्योंकि जो पिछले दिनों में लंदन में विशेषकर कांग्रेस के नेता जाके राहुल गांधी जी ने बात रखी, उसको लेकर टीका टिप्पणी काफ़ी हुई है और उस पर आलोचना भी, कड़ी आलोचना हुई है जहाँ तक है। आपके साथी कृति जी ने एक बात कही प्रिविलेजेस को लेकर, मेरे ख्याल से एक चीज़ ज़रूर है जो माननीय दोनों सांसद हमारे साथ जो शो में बैठे उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि एक का प्रिविलेज दूसरे को बाधित ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें संसद में एक बड़ी पुरानी प्रक्रिया है, स्थापित है, सबको ज्ञात है, जो प्रिविलेजेस कमेटी है, और इसमें कई बारी सांसदों ने जब उनकी भाषण के दौरान व्यवधान पहुंचाने की किसी और साथी ने कोशिश की, चाहे विपक्ष से हो या, तो इस तरह के बात उठाई जाती है सदन में भी कि हमारे जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। और सभा में सभी लोग बैठकर, खासकर, और कई बारी तो होता है जैसे कि दो तरीके हैं जो संसद में चलते आए हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक टकराव की स्थिति जब होती है तो दोनों बैठ के, पार्लियामेंट्री मैनेजर्स तारों के बैठ के एक समाधान निकालते हैं कि, क्योंकि सबको मालूम है कि जैसे आप भी कह रहे हैं, ये बड़ा विशेष बजट सत्र है और सरकार की प्राथमिकता यही होगी कि वित्त बिल पास हो, और उससे पहले लेखा अनुदान के जो 5 या 7 मंत्रालय के डिस्कशन तय हुए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग, चाहे वो ग्रामीण मंत्रालय हो, तो इस विषयों पे सांसद चाहेंगे बोलना, जैसे साहू जी भी बात कर रहे थे, संतोष जी भी कह रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रवा सवाल की ये टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं उसका, अब जैसे सदन में मेरे ख्याल से लोकसभा के एक सांसद ने विशेषाधिकार समिति के सामने एक बात रखी है जाकर इसी को लेकर, तो तमाम सारे मुद्दे उठेंगे, समाधान तो सांसद खुद ही निकालेंगे। हम लोग जो है बहस के दौरान देखते हैं, मेरे ख्याल से हमेशा मैं देखा है पिछले 25-30 साल से पार्लियामेंट जो देख रहे हैं, टकराव की स्थिति में सब लोग मिल बैठ के रास्ता निकालते हैं। जी जी। सुरेश पुजारी जी, हमने बजट सत्र के पहले चरण के बाद देखा प्रधानमंत्री स्वयं सुबह जो बजट के अलग अलग घटक थे उन विषयों पर अपनी बात रखते थे और उस पर गहन चर्चा करते थे। एक नई शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, उसका क्या लाभ बजट के बारे में आम जनता तक सीधी और सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध करवाना ये रहा क्या? ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो सोच है, ये सोच जो है उसको तो हर एक को ही प्रशंसा करना चाहिए
एक समय में हम लोग ये 3 ठो कृषि बिल लाए थे और कृषि बिल को लेके जब गतिरोध समाज में शुरू हो गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा चलो भाई ये देश के भले के लिए था और ये विरोध के कारण हम लोग इसको वापस ले रहे हैं। कोई भी आप इतिहास देखो, आप कोई भी फैसला करने के बाद उसको जनता के मंगल के लिए, देश के मंगल के लिए और लोकतंत्र के मंगल के लिए वापस लेना, ये तो कोई नरेंद्र मोदी जी से सीखे। तो हर एक विषय पर चर्चा करना, विरोधी दल के साथ भी बातचीत करना, और बीच बीच में हम लोग जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसका भी मीटिंग वगैरह होता है, और सब कोई बाहर में मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये गतिरोध बंद होना चाहिए। और उसमें मैं भी ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसको दोबारा उसके ऊपर सोचना चाहिए कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर रहते हुए भी जो गतिरोध है, गतिरोध को गतिरोध करने के लिए ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसके बारे में भी दोबारा सोचना चाहिए। क्या उसका कोई अमेंडमेंट वगैरह चाहिए क्या? देखिए 377 मामला जो है, हल्ला गुल्ला होने के समय क्या होता है, अध्यक्ष जी ने ये बोलते हैं कि सभी का जो एनलिस्टेड हुआ है उसको ले कर दो, लेकिन 0 आवर में जिन लोगों का एनलिस्टेड हुआ है वो ले होता नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि जिनका उठा है, एनलिस्टेड हुआ है रेज करने के लिए, अगर गतिरोध हो जाता है पार्लियामेंट तो वहाँ भी ये ले करने का कोई प्रावधान होना चाहिए क्या? मेरे को लगता है कि ये अमृत काल में देश को आगे बढ़ाना जितना ज़रूरी है, हमारा जो लोकतंत्र है जिसको हम काफ़ी कुर्बानी दे के प्राप्त किए हैं, देश का आज़ादी हम लोग प्राप्त किए हैं, उसको भी एनरिच करने के लिए मेरे को लगता है नए सोच के साथ सरकारी दल सिर्फ नहीं, सरकार की दल के सांसदों के साथ साथ मेरे को लगता है कि विरोधी दल का भी रचनात्मक उद्यम होना चाहिए, क्योंकि सारा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं आजकल। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। संसद टीवी होने के बाद आप इस संसद टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरा का पूरा जनता जो है वो देख रहे हैं, उनका जो संसद जिसको वो लोग भेजे हैं वो संसद में क्या कर रहा है उसको भी देख रहे हैं, संसद का कार्यकाल कैसा चल रहा है, किसका आचरण कैसा है वो भी देख रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर में भी लोग हमको देख रहे हैं। तो ये मान के हमको चलना चाहिए कि भाई हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं समाज में और देश का इज्जत का भी जो विषय है विदेश में, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि उसमें ज़्यादा टॉलरेंस होना चाहिए और ज़्यादा डिसिप्लिन संसदों के, सभी संसदों के पास ज़्यादा डिसिप्लिन भी आना चाहिए। जी निरंजन विशी जी, हमने देखा कि जब भी सदन का सत्र कोई शुरू होता है, प्रधानमंत्री स्वयं उस सत्र से ठीक पहले आते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं और मीडिया के माध्यम से सभी पक्ष के माननीय सांसदों से अपील करते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, उसमें सहयोग करें, और साथ ही साथ वो ये भी अपील करते हैं कि नियम विशेष के तहत किसी भी विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एक बात। दूसरा, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों, राज्यसभा के सभापति हों, दोनों जो हैं सभी दलों के माननीय सांसदों से सदन की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले बातचीत करते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें तय भी हो जाता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दी जाएगी। उसके बावजूद भी व्यवधान क्यों आता है? वास्तव में सारे विश्व में भारत एक सर्वबृहत गणतंत्र देश है और सारे विश्व देख रहे हैं कि भारत में जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वो कैसे चल रहा है, और प्रधानमंत्री जो है या विपक्ष दल के नेता हैं और हमारे लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि सारे दुनिया देखता है हमारा जनतंत्र में जनता ही वो बहुत पावरफुल है, जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है, और जनता का बहुत उसमें है कि वो हमारा सांसद जो है क्या प्रश्न करते हैं, कैसे हमारा देश का, जनता का जो समस्या है, दाबी है, उसको कैसे वो उपस्थापन करते हैं, तो आलोचना करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। और उसके साथ साथ सारे पृथ्वी का, सारा विश्व का लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है
विश्व गुरु है और भारत जो है 140 करोड़ जनता के बीच भी इतना सारा बड़ा गणतंत्र है और इतना यूनिटी है और इंटीग्रिटी है और भारत का एकता और अखंडता कहीं भी दुनिया में नहीं होता है। तो जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री भी वही चाहते हैं कि सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा हो, बहस हो, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग हो और उसके बाद डिसीजन हो, वही चाहते हैं। और उसके हिसाब से हमारा लोकसभा और राज्यसभा में भी जो स्पीकर है और हमारा राज्यसभा का मान्यवर अध्यक्ष हैं, वो भी सब बहुत विपक्ष दल और हमारा सत्ता पक्ष को, सब लीडर को बहुत गुरुत्व देते हैं। हमारा जो ओपोजिशन लीडर को, हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और जो हमारा सरकार का लीडर को बुलाते हैं, होता है आलोचना, होता है सहमति से कि ठीक से राज्यसभा चले। तो इसके बीच भी कुछ डिसरप्शन होता है, ये देश के विकास के लिए भी थोड़ा डिसरप्शन होता है। तो हम ज़रूर सब पार्टी कोशिश करते हैं कि डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन के माध्यम से ही देश का जो हमारा समस्या है सब समाधान हो सकता है। और पार्लियामेंट में, बहुत लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा लोगों का जो दाबी है, 140 करोड़ जनता जनार्दन है, सिटीजन है, वो इस लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में, गणतंत्र देश में हम ठीक से उसको उपस्थापित कर सकें और देश का, लोगों का भलाई होगा, डेवलप्ड होगा। तो विकसित भारत सब चाहते हैं कि सारे दुनिया में भारत एक विकसित, डेवलप्ड कंट्री हो, ये सब भारत के लोग चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं। केवी प्रसाद जी, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण पर चर्चा होगी और अनुदानों की अनुपूरक मांगे भी जो हैं इसमें लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, लेकिन निरसन और संशोधन विधेयक 2022 भी है। ये विधेयक कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कई सारे विधेयक, जैसे शायद आपके साथी ने भी कहा कि कई सारे कानून हैं जो उस वक़्त की प्रासंगिकता या उस वक़्त की ज़रूरत के तहत करी गई थी, लेकिन वक्त चलते चलते उनकी प्रासंगिकता भी ख़त्म हो गई, उनकी ज़रूरत अब महसूस नहीं हो रही। तो ऐसे प्रावधान, वैसे जो कानून है उसको कानून के हटाने की बात कई बारी की जा रही है और लगातार देखिए 2014 से इस पे विशेष ध्यान दिया गया था और बाकायदा कई सारे बिल्स इसी पे लाए गए कि भाई जो पुराने कानून हमें हटा देने चाहिए। और क्योंकि वक्त वक्त पे कई ऐसे प्रावधान दिखते हैं जो कि शायद ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में लग गई थी और वो चले आ रही हैं आज भी। तो अब 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, वो किस वजह से लाई गई और अब अभी भी एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें शायद सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बात सोच रहा है इस पे कि कैसे इसको देखा जाए, कैसे। तो ऐसे कई सारे होते हैं और समय समय पे मांग भी उठती रहती है कि भाई इन जैसे ऐसे कानून को हम अपने किताबों से हटा दें, ताकि एक आज़ाद देश है, भारत की सोच बदल रही है, भारत कैसे देख रहा है, उस प्रासंगिकता में अब आगे क्या ज़रूरत है, नए कानून चाहिए तो ज़रूर सरकार का सदन के सामने आएगी और माननीय सांसद उस पर विचार रखेंगे अपनी और पारित होगा, उसी हिसाब से वो देखते हैं। जी जी, प्रसाद जी ने जो कहा, देखिए ऐसा है कि लगभग 1500 रिडोंडेंट एक्ट जो जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसका कोई प्रयोग आज के दिन में नहीं है, अंग्रेजों ने इसको पारित किए थे, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अभी जो बिल आई है उसमें भी लगभग 55 ऐसा कानून है जिसका कोई प्रयोग आज के दिन में नहीं है, उसको भी डुआवे करने के लिए, समाप्त करने के लिए बिल है। पहला चरण में ये पास हो जाना चाहिए था, लेकिन डिसरप्शन के कारण उसके लिए समय नहीं मिला। दूसरा चरण में शायद इसकी चर्चा भी होगा और पारित भी होगा। जी, तो क्या माना जाए, क्योंकि आपने कहा कि डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन विपक्ष से जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है और जब सत्ता पक्ष भी विपक्ष में था तो ऐसा करता रहा है। नहीं, देखिए, ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये आपको मानना चाहिए कि संसद में आपको लोग भेजे हैं, वहाँ झगड़ा करने के लिए भेजे हैं क्या, वहाँ डिसरप्शन करने के लिए भेजे हैं क्या? आपको भेजे हैं कि देश का हित में जाके काम करो। देश में जो पार्लियामेंट में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें जो बहस है
उसमें उनको भी लगता है कि उनका जो संसद है वो भी वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना क्षेत्र का जो समस्याएं हैं जिसको आप 377 धारा के अंदर आप पार्लियामेंट में के संज्ञान में ला सकते हो, सरकार के संज्ञान में ला सकते हो, 0 आवर में भी उठा सकते हो और अलग अलग कानून के लेके जो बिल को लेके भी चर्चा है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हुए आपके क्षेत्र का जो समस्या है उसके बारे में आप संसद में बोलोगे। इसके लोग आपको भेजे हैं, इसीलिए नहीं भेजे हैं, चाहे सरकारी दल हो या विपक्ष हो, उसमें वो बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूं कि, लेकिन मेरे को लगता है कि समय आ गया है, हमारा जो आचरण है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट संसदों के लिए भी होना चाहिए। और एक जो विषय आज आप उठाए हो शायद उसके लेके आगे और चर्चा होगा, किसी का एक प्रिविलेज उसको हनन करने के लिए कोशिश पार्लियामेंट में तो एकदम नहीं होना चाहिए। ऋषि जी, ये बात भी सामने आ चुकी है कई बार, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री भी आग्रह करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति भी इस बात की अपील करते हैं कि अगर किसी भी विषय पर चर्चा करानी है तो उस नियम विशेष के तहत सामने नोटिस दिया जाए और वो चर्चा किसी भी विषय पर हो, सत्ता पक्ष और सदन के भीतर वो चर्चा चलाने के लिए, करवाने के लिए तैयार हैं। फिर जो है कहाँ आके गतिरोध पैदा हो जाता है? देखिए, गणतंत्र में ओपोजिशन रहना जरूरी है, वो सुंदर वृद्धि करता है और गणतंत्र में जितना क्रिटिसिज्म होगा तो गणतंत्र इतना मजबूत होगा, तो सिस्टम अच्छा रहेगा, ठीक चलेगा, व्यवस्था अच्छा रहेगा। तो इतना सारे प्रोविज़न है, फिर भी हम जितना मान्यवर सदस्य हैं और सबको, वो जो दो हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, बहुत सारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो सब एक्सपीरियंस हैं और लेकिन जो जितना मौका मिलता है हमारे सदन के अंदर, तो उस मौका का फ़ायदा सबको उठाना चाहिए। हम जो नए सांसद हैं हमको सीखना चाहिए कि देश का जो मांग है, लोगों का जो समस्या है उसको उपस्थापन करना और समाधान करना, उसके लिए डेवलप करना और बजट का व्यवस्था करना, ये बजट सत्र में होना चाहिए। लेकिन जो डिसरप्शन जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, लेकिन ऐसे डिसरप्शन करके ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलना कि हम लोकसभा बंद करेंगे, राज्यसभा बंद करेंगे, ये एक्चुअली डेमोक्रेसी का जो ब्यूटिफिकेशन है उसको कि एम्पावरमेंट करना है, डेमोक्रेसी को पूरी सशक्तिकरण करना है, उसको बहुत मजबूत करना है। तो डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग के माध्यम से हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकेंगे। चलिए, आप दोनों माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ेगा, समय निकाला, बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। और केवी प्रसाद जी, आप भी सदन की कार्रवाई कवर करने जाएंगे, समय निकालकर आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। लोकसभा में आज कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद अब्दुल खालेक वित्त मंत्रालय से कर संग्रहण तथा कर राजस्व के अंतरण से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद वी वेलुस्वामी वित्त मंत्रालय से क्रिप्टो करेंसी के दुरुपयोग से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद ए गणेश मूर्ति शिक्षा मंत्रालय से जेएनयू में तमिल विद्यार्थियों पर हमले से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर शिक्षा मंत्रालय से मैथिली भाषा में शिक्षा से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद क्वीन ओझा संस्कृति मंत्रालय से नाम घरों का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण से जुड़ा प्रश्न करने वाली हैं। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से जन शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। सांसद चंद्रशेखर साहू कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बजटीय आवंटन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद निहाल चंद चौहान पर्यटन मंत्रालय से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास से जुड़ा सवाल पूछेंगे।
सांसद ब्रजेंद्र सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से घरों में खाना पकाने के कारण होने वाले उत्सर्जन से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राहुल रमेश शिवाले कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से PMKVY के अंतर्गत नियोजन संबंधी लक्ष्य से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से PMKVY 4.0 से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कौशलेंद्र कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय से कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में भर्ती से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी वित्त मंत्रालय से नगदी का संचलन और विमुद्रीकरण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर TR पारिवेंद्र शिक्षा मंत्रालय से तमिलनाडु में संचालित केंद्रीय विद्यालयों में से अनिवार्य विषय के रूप में तमिल भाषा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद राजमोहन उन्नीथन शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद लॉकेट चटर्जी वित्त मंत्रालय से ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत सहायता से जुड़ा सवाल करेंगी। सांसद दीपक बैज वित्त मंत्रालय से अडानी समूह को ऋण देने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद धैर्यशील संभाजी राव माणे वित्त मंत्रालय से रुपया से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। सांसद CN अन्नादुरई श्रम और रोजगार मंत्रालय से ESIC के अंतर्गत अस्पताल और औषधालय से जुड़ा हुआ प्रश्न करने वाले हैं। सांसद किशन कपूर संस्कृति मंत्रालय से कांगड़ा और चंबा में प्राचीन स्मारकों पर खर्च की गई राशि से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उच्च सदन में नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, खान संसदीय कार्य योजना मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद राकेश सिन्हा इस्पात मंत्रालय से इस्पात की घरेलू मांग से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विजय पाल सिंह तोमर जल शक्ति मंत्रालय से जल के पुनर्चक्रण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद मस्तान राव बीड़ा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय से न्यू बैंक और MSME से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद ब्रजलाल रक्षा मंत्रालय से एरो इंडिया 2023 से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद हरभजन सिंह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती कीमत से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद विवेक के तनखा नागर विमानन मंत्रालय से मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान नागर विमानन मंत्रालय से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में उड़ान योजना से जुड़ा हुआ सवाल करेंगी। सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पंजाब में अमृत योजना से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जब्त किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद नारायण दास गुप्ता सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सांसद विजय साई रेड्डी इस्पात मंत्रालय से RINL विशाखापट्टनम का कम उपयोग किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले हैं। सांसद कविता पाटीदार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद किरण कडाडी रक्षा मंत्रालय से कर्नाटक में आर्मी स्कूल से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद M शनमुगम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से MSME क्षेत्र का विकास से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।